हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक फ्रॉड के बारे में। वैसे तो बैंकिंग सेक्टर में हमने इसके पहले भी फ्रॉड देखे हैं। फॉर एग्जांपल, नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक जो है वहाँ पे फ्रॉड किया था, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड था। लेकिन अभी बैंकिंग सेक्टर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड अभी रिवील हुआ है, जहाँ पे सीबीआई ने यहाँ पे केस भी लॉन्च की है उस कंपनी के खिलाफ। उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है जहां पे इन्होंने बताया है कि एबीजे शिपयार्ड के जो डायरेक्टर हैं उनको एलिजली चीटिंग 28 बैंक्स के, और वो भी वर्थ ऑफ जो अमाउंट है वो है 22,842 करोड़ का जो घोटाला है वो करने के लिए सीबीआई ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया है। सीबीआई ने यहाँ पे केस भी फाइल की है एबीजे शिपयार्ड के अगेंस्ट, जहाँ पे एबीजे शिपयार्ड ने 28 बैंकों से लोन लिया है और वो चुकता नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसी के साथ उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे क्राइम जो है वो कमिट किए हैं, जैसे कि बैंक का जो ट्रस्ट है उसको ब्रीच करना, और उसी के साथ पर्सनल पर्पसेस के लिए ये जो फंडिंग उठाते हैं उसका यूज करना। अब अगर हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं तो एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड ये एक फ्लैगशिप कंपनी है जो कि एबीजे ग्रुप जो है उसके अंडर आती है। एबीजे ग्रुप ये डील करता है शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के बिजनेस में। अब उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे सीबीआई ने केस फाइल किए हैं एबीजे शिपयार्ड के अगेंस्ट, और जिसके जो डायरेक्टर हैं वो है ऋषि अग्रवाल, संतनम मुर्तस्वामी और अश्विनी कुमार। और इनके अगेंस्ट 28 बैंक्स को डिफ्रॉडिंग करने का भी एलिगेशन उन्होंने लगाया है। एबीजे शिपयार्ड ये जो कंपनी है ये गुजरात में दहेज और सूरत में लोकेटेड है। और सीबीआई की जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट में उन्होंने बताया है कि इस कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2,925 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक से 7,089 करोड़, आईडीबीआई से 3,634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक 1,244 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 करोड़ का यहाँ पे लोन लिया है और वो चुकता नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी कंपनी अगर अपने बिजनेस एक्सपांशन के लिए बैंक से लोन लेती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो लोन चुकता नहीं कर पाती हैं तो वो कंपनी जो वो बैंकरप्ट हो जाती हैं, या तो फिर उनको अपने जो असेट होते हैं वो बेचने पड़ते हैं, गिरवी रखने पड़ते हैं जो लोन है उसको चुकाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एबीजे शिपयार्ड ने बैंक से जो लोन लिया था वो भी डिफरेंट 28 बैंक से यहाँ पे लोन उठाया था, और वो जो लोन है वो उन्होंने अपने पर्सनल पर्पजेस के लिए यूज़ किया, ना कि अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, जो कि अगेंस्ट है पॉलिसी की कि अगर आप बैंक से लोन उठाते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए तो वो जो पैसा होता है वो उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना चाहिए होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो ट्रस्ट ऑफ ब्रीच कहला जाता है और उसके अगेंस्ट केस भी हो सकता है। तो यही बात हुई है यहाँ पे एबीजे शिपयार्ड के केस में। इस फ्रॉड की जो शुरुआत है वो हुई थी 18 जान 2019 में, जबकि जो उन्होंने सबसे पहली जो एफआईआर है सीबीआई ने यहाँ पे लॉन्च की थी, जहाँ पे उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी। ड्यूरेशन जो था उसका अप्रैल 2012 से लेके जुलाई 2017। इस ड्यूरेशन में ये जो रिपोर्ट है उनका कहना ये था कि यहाँ पे इन्होंने इलीगल एक्टिविटीज कमिट की हैं, जिसमें डाइवर्जन ऑफ फंड, मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर पर्पज अदर देन फॉर द पर्पज ऑफ विच द फंड्स आर रिलीज बाय द बैंक। मतलब देखिए, जिस उन्होंने ली थी वो अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर जो भी उनका दूसरा कोई यूज है जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है और मिस अप्रोप्रिएट है, ये रीजन देके उन्होंने यहाँ पे एफआईआर फाइल की गई थी और यहाँ से उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, न्यूज़ जो है वो बहुत पुरानी है, लेकिन अभी जो रिवील हुई है वो आज हुई है और बहुत सालों से इसका इन्वेस्टिगेशन भी चल ही रहा है। और इसी एफआईआर में उन्होंने ये भी बताया कि ग्लोबल क्राइसिस चल रहे थे, जिसके चलते हुए शिपिंग इंडस्ट्री जो है यहाँ पे कमोडिटी का जो फॉल और डिमांड प्राइसेस जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से गिर रहे थे और कार्गो की जो डिमांड थी वो भी कम हो रही थी, और उसी के चलते हुए बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो शिप्स और वेसल के लिए आए थे वो सब कैंसिल हो गए। और इसी के चलते हुए इनका जो वर्किंग कैपिटल है यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ, और ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम और उसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये जो कंपनी है वो फेस करने लगी। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स आने के बाद इन्होंने अपने जो भी असेट थे यहाँ पे प्राइवेट सेल करके जितने भी असेट्स थे उसको बेच दिया एबीजे शिपयार्ड ने। अब देखिए, एबीजे शिपयार्ड ने जो लोन लिया था वो बहुत सारी 28 बैंक से लिया था, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी अमाउंट का अगर कोई कंपनी लोन लेती है तो कोई
एक बैंक उसको नहीं देती है, उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे हिस्सों में स्पेशल बैंक जो होती है वो लीड करती है। अब अगर हम यहाँ पे एबीजे शिपयार्ड की बात करें तो ये कंसोर्टियम जो ये यहाँ पे लोन लिया था वहाँ पे लीड किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। मतलब ये जो आईसीआईसीआई बैंक जिसने मेजर यहाँ पे लोन दिया था 7089 करोड़ का, ये इस लोन को लीड कर रही थी। इसीलिए इसलिए देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोन उठाया गया है वो है आईसीआईसीआई बैंक से, और बाकी की जो बैंक है उनको भी यहाँ पे लॉस अभी भुगतना पड़ेगा। अब देखिए ये तो हो गई न्यूज़ के बारे में। अब ये न्यूज़ का मार्केट में कैसा असर पड़ सकता है। बहुत सारे यहाँ पे जो बैंक्स है, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, ये मोस्टली लीडिंग बैंक है जो कि बैंक निफ्टी को लीड करती हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक का जो वेटेज है बैंक निफ्टी में वो बहुत ज़्यादा है। जब आईसीआईसीआई बैंक भागती है तो उसी के साथ बैंक निफ्टी में भी हमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिखाई देती है। अब लेकिन यहाँ पे जो फ्रॉड हुआ है उसमें आईसीआईसीआई बैंक एक लीडिंग बैंक है जिसका यहाँ पे जो लोन है वो भी बहुत ज़्यादा है, जो है 7089 करोड़ का। तो उसी के साथ अगर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे नीचे जाती है तो वो बैंक निफ्टी को भी अपने साथ नीचे खींचेगी। तो देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है, इसके आसपास जब भी आता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से एक बाउंस देता है। अब जबकि न्यूज़ जो है वो निगेटिव है तो ये बैंक निफ्टी को भी नीचे खींचने वाली है। हमारा जो सपोर्ट है सबसे पहला है वो है 38,000 के आसपास। अगर ये 38,000 का सपोर्ट यहाँ से अगर रिस्पेक्ट करता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो आने वाले दिनों में यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी गिरावट दिखाई दे सकती है। जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 37,400 के आसपास। अब देखते हैं बैंक्स में। ये है आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे डेली चार्ट। डेली चार्ट में यहाँ पे हम देख रहे हैं वैसे भी ये जो बैंक का स्टॉक है ये डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे करेक्शन हो रहा है। अब हमारा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है अराउंड 780 का, और अगर ये 780 का कल अगर यहाँ पे सपोर्ट टूट जाता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 760 आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा सपोर्ट बना हुआ है। बात करते हैं अब आईडीबीआई बैंक की। आईडीबीआई बैंक में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी कंटिन्यूसली ये डिक्लाइन कर रहा है और कंसोलिडेशन फेज में है। अब देखिए प्राइस जो हमारी चल रही है 47.65, तो सपोर्ट जो है हमारा 44, तो ये 44 के आसपास गिरावट यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है तो ठीक है, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो रहेगा 38 के आसपास। एसबीआईएन की अगर हम बात करें तो एसबीआईएन ने यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस जोन था इसका ब्रेक करने के बाद इसने 500 एसबीआईएन की अगर हम बात करें तो एसबीआईएन ने यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो उसका यहाँ से ब्रेकआउट देके एक अपसाइड की तरफ ट्रेंड दिखाया था। 540 के भी हाई लगाए थे, लेकिन अभी ये यहाँ पे कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे है वो बनता है 515 के आसपास। अगर ये 515 यहाँ पे सस्टेन करता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ से भी टूट जाता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट हमारा रहेगा वो रहेगा 500 के आसपास। तो ये यहाँ तक भी आ सकता है। नेक्स्ट जो बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये जो बैंक है पिछले 3-4 महीनों से कंसोलिडेशन में ही चल रही है। यहाँ पे अप मूव की तरफ हमें तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अब जबकि निगेटिव न्यूज़ है तो डाउन साइड में, जैसे कि आपको पता है जब मार्केट गिरता है तो जो वीक स्टॉक होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं, और ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे 20 से लेके 23 के आसपास के रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अब हमारा जो सपोर्ट है वो बहुत करीब है, वो है 19.42 के आसपास। यहाँ से उसने बहुत बार यहाँ पे बाउंस भी दिया है, लेकिन अगर कल के दिन में ये अगर यहाँ पे 19 का जो सपोर्ट है ये अगर टूटता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो आ जाएगा 17 के आसपास। पीएनबी की अगर हम बात करते हैं तो पीएनबी जो है ये इसका जो रेजिस्टेंस है 44 का ये तोड़ ही नहीं पा रहा है। जब भी ये 44 के आसपास जाता है वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आता है। ऑलरेडी जो हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट था 40.44 का, ये उसने फ्राइडे के सेशन में ऑलरेडी तोड़ दिया है और यहाँ पे कंटिन्यूसली ये रेड कैंडल्स बना रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट है वो है 37.94 का। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो ठीक है, और अगर नहीं तो उसके बाद हमें 36.7 के आसपास भी यहाँ पे लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और लास्ट जो हमारी बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसने बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म किया है। जो हमारे नीचे के लेवल थे 79 से लेके 80 तक, वहाँ से उसने ब्रेकआउट देते हुए 116 के भी यहाँ पे लेवल्स दिखाए हैं। जबकि हमें पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक निफ्टी में ये शामिल होने वाला है जिसने आरबीएल बैंक को रिप्लेस किया है, और उसी के चलते हुए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो पॉजिटिव न्यूज़ के चलते हुए यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया था। लेकिन अब ये जो निगेटिव न्यूज़ है, क्या ये निगेटिव न्यूज़ बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अप ट्रेंड है वो रिवर्स कर पाएगी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ध्यान देना है हमारे सपोर्ट का। देखिए पिछली बार का जो हमारा
जो हाई लगाया था वो था 107 के आसपास। यहाँ पे हाई लगाने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल आया था। अब इस बार इसने क्या किया है, ये जो 107 का जो हाई था ये भी उसने तोड़ दिया और उसके बाद जो नया हाई बनाया है वो है 118 का। अब ये नया हाई बनाने के बाद अगर ये नीचे आता है तो ये जो पिछली बार का जो हमारा रेजिस्टेंस था 107 का, ये बन जाएगा अभी हमारा सपोर्ट। तो इसने ये 107 का जो सपोर्ट है ये रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर न्यूज़ बहुत ही बुरी है और जितना भी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाए हैं वो हो सकता है यहाँ पे अपना प्रॉफिट मुनाफा बुक करके चले जाए, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे भारी गिरावट आ सकती है। और ये जो 107 जो है ये भी लेवल यहाँ से टूट के नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो आ सकता है 96 के आसपास। लेकिन ये डिपेंड करता है अगर ये लेवल टूटा तो, इसलिए ध्यान दीजिए लेवल पे। अगर यहाँ पे 110 के आसपास का जो यहाँ पे लेवल है ये अगर टूटता है तो उसके बाद यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है। और वैसे भी इसने एक बहुत लंबी रैली यहाँ पे बहुत कम टाइम में की है, तो यहाँ पे एक मुनाफा बुकिंग या फिर सेलिंग प्रेशर आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, SBIN, इन सब में बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी एक निगेटिव जो न्यूज़ आ जाती है वो एक कारण बन जाती है इन सब बैंकों के लिए करेक्शन का, और उसी के साथ प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर ये सब चीज़ें यहाँ पे हावी हो जाती हैं, और उसी के चलते हुए शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें थोड़ी सेटल होने लगती हैं टाइम के साथ यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो जाता है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर ये सब चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि CBI का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद और कितनी चीज़ें बाहर निकलेगी, और जैसे जैसे अगर कोई पॉजिटिव चीज़ ना होती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे हो जाता है तो उसका फिर असर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसलिए नए निवेशकों के लिए ये राय है, अभी तो इन सारे जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं उससे थोड़ा दूर रहें, जो भी चीज़ अभी चल रही है उसको थोड़ा सेटल होने दें, और जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखें अपने जो सपोर्ट लेवल है उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दें। अगर वो टूटते हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, अगर नीचे आता है तो आप नीचे के लेवल में फिर से बाइंग भी कर सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके इन्फॉर्मेशन में वैल्यू एड ज़रूर किया होगा, और अगर ऐसा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हम आते हैं हमारे अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।